नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सोनिका एंड आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम सीए इंटर या सीए आईपीसीसी के सिलेबस से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम लोग इसे बहुत ही फनी वे में बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंगली समझने वाले हैं। बट चैप्टर में इन डेप्थ जाने से पहले एक बार हम गो थ्रू करते हैं कि हमारे आईसीएआई ने हमारे सिलेबस में क्या-क्या कंटेंट डिफाइन किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईटीसी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सेकेंडली, एलिजिबिलिटी टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। कंडीशंस टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है। अपॉर्चनमेंट एंड रिवर्सल ऑफ आईटीसी वेयर एप्लीकेबल वो भी हमें पढ़ना है जो सेक्शन 17 के अंदर में है। देन ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, हाउ ये आईटीसी इज यूटिलाइज्ड, आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। गाइस, ये सारी चीजें क्या है, कैसे होता है, हम ये सारी चीजें एकदम आराम से इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईटीसी एंड एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू अवेल आईटीसी एज पर सेक्शन 16 हम डिस्कस करने वाले हैं, रेड विद रूल 36 एंड रूल 37 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर हम लीगल डेफिनेशन देखें तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 63 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। नाउ व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें पता है कि इट इज द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका डेफिनेशन आप एक चार्ट के थ्रू आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा। Input tax is the input tax in relation to a registered taxpayer is the central tax, state tax, union territory tax, integrated tax paid on inward supplies। इसका मतलब मैं कोई भी central tax इस एक्ट के अंदर, right, means CGST central goods and service tax, SGST state goods and service tax, union territory tax that is UTGST, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करता हूं ऑन इनवर्ड सप्लाई। इसका मतलब परचेज किया मैंने, उसके ऊपर मैंने पेमेंट किया। बट इट आल्सो इंक्लूड्स, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही, इसमें और भी क्या इंक्लूडेड है, आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो है दैट इज डिफाइंड एज इंटरस्टेट सप्लाई। तो इंटरस्टेट सप्लाई अगर है तो उस पे आईजीएसटी चार्ज होता है, तो उस केस में हम जो आईजीएसटी पे कर रहे हैं वो भी हमारे इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में आ जाएगा। इट आल्सो इंक्लूड्स टैक्सेस पेड अंडर रिवर्स चार्ज। आप जब बुक के अंदर डेफिनेशन देखोगे ना तो उसमें 4 5 6 7 पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको देख के लगेगा कि अरे ये भी है, ये भी है, बट वो सारी चीजें क्या है, एक ही बात करती है कि इनपुट टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर हम सीजीएसटी एक्ट की बात करें तो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या 9 सबसेक्शन 4 के अंदर में हम जो रिवर्स चार्ज में जो टैक्सेस पे करते हैं वो भी हमारे इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में आ जाएगा। इट एक्सक्लूड्स, स्पेसिफिक एक्सक्लूड क्या-क्या करता है, टैक्सेस पेड ऑन कंपोजिशन लेवी। नाउ फॉर एग्जांपल आई एम अ टैक्स पेयर, मैंने किसी से गुड्स खरीदा एंड वो जिस बंदे से मैंने खरीदा ही इज रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन टैक्स पेयर क्या है, आप सेक्शन 10 के अंदर में जब आप कंपोजिशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे, कंपोजिशन लेवी के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। तो उसने जो टैक्स चार्ज किया वो मेरे इनपुट टैक्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा। नाउ इनपुट टैक्स में एक और चीज आपको समझनी है कि अगर आपको एग्जाम में मान लो कोई भी सेंट्रल टैक्स दे दे या कोई भी टैक्स दे दे, तो आपको टैक्स देखते ही उसको जोड़ना नहीं है। एनी टैक्स पेड अदर देन दीस अबव, जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो सारे छोड़ के कोई भी टैक्स है तो वो आपको इनपुट टैक्स के अंदर में इंक्लूड नहीं करने, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर इनपुट टैक्स। नाउ इनपुट टैक्स का डेफिनेशन समझ में आया। इनपुट टैक्स क्रेडिट पे वापस से एक बार आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय क्रेडिट? क्रेडिट मींस इन सिंपल टर्म्स इट मींस द बेनिफिट्स। अगर मुझे किसी चीज से बेनिफिट मिल रहा है मींस आई एम टेकिंग द क्रेडिट ऑफ इट, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से टैक्स पेयर को बेनिफिट हो रहा है। How it is benefiting the taxpayer or how it is beneficial for the taxpayer, आइए इसको हम समझते हैं
बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के थ्रू आप अपने स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हो। एक मैन्युफैक्चरर है, ही इज द गारमेंट मैन्युफैक्चरर, एक पर्सन है, ही इज द गारमेंट मैन्युफैक्चरर। वो 1 लाख वैल्यू की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर मींस होलसेलर को देता है, एंड वो जो 1 लाख की सप्लाई कर रहा है तो हम उस पे 18% अज्यूम करते हैं कि टैक्स रेट है, तो वो 18% जीएसटी चार्ज कर रहा है। नाउ जो होलसेलर है, जो डीलर है, वो क्या है, वो भी रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या हो गया, उसको जो 1 लाख का जो वो खरीदा, वो उसके ऊपर में अपनी प्रॉफिट चार्ज कर रहा है एंड उसको रिटेलर को बेच रहा है। नाउ रिटेलर उसमें वापस अपने 10,000 की प्रॉफिट चार्ज कर रहा है एंड कंज्यूमर को बेच रहा है। अज्यूम कर रहे हैं हम कि ना दोनों ने कोई और एडिशन कुछ भी और खर्चा वगैरह नहीं किया, सिर्फ 10,000 दोनों ने अपना अपना प्रॉफिट जोड़ा एंड टैक्स लगा के फर्दर चैनल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नाउ मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, दे ऑल आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड अल्टीमेट कंज्यूमर के पास में गुड्स पहुंच गया। इस एग्जांपल में हम समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो कैसे कर रहा है, किसको किसको क्रेडिट का बेनिफिट मिल रहा है एंड उसका बेनिफिट एक्चुअली में है क्या। आप मैन्युफैक्चरर के स्टेज में देखो, मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख का सप्लाई किया, मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को दिया तो 18% जीएसटी चार्ज किया, जीएसटी कितना लिया, 18,000 लिया, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया 18,000 रुपए। मैन्युफैक्चरर ने कुछ इनवर्ट सप्लाई वगैरह नहीं किया, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, तो उसने 18,000 रुपए जो लिए पूरे गवर्नमेंट को पेमेंट कर। नाउ डिस्ट्रीब्यूटर की बारी है, जो 18,000 उसने मैन्युफैक्चरर ने जो डिस्ट्रीब्यूटर से 18,000 लिए थे, उस 18,000 का डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट मिल जाएगा। तो जिस चीज का बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है वो उसके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 18,000 रुपया बेनिफिट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, 1 लाख का जो उसने इनवर्ट सप्लाई किया था प्लस 18,000, उसके ऊपर में वो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है 10,000 का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 1,10,000। क्या वो 18,000 यहाँ कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, नहीं, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी पार्ट नहीं बनेगा। नाउ वैल्यू कितना हो गया, 1,10,000, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर भी जीएसटी चार्ज कर रहा है 1,10,000 के ऊपर में 18%, तो जीएसटी अमाउंट कितना हो गया, 19,800। अब ये जो 19,800 है ये वो किससे ले रहा है, रिटेलर से ले रहा है। रिटेलर को इसका बेनिफिट मिलेगा क्या, यस, बिकॉज रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स है, तो रिटेलर को जिसका बेनिफिट मिल जा रहा है वो उसके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अब रिटेलर क्या कर रहा है, 1,10,000 को उसको कॉस्ट पड़ा, अब वो उसके ऊपर में 10,000 प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 1,20,000, उसके ऊपर में जीएसटी 18%, 21,600। नाउ अल्टीमेट कंज्यूमर के पास में कितना में पहुंचा, 1,20,000 प्लस 21,600, टोटल इज 141,600। नाउ कंज्यूमर ने जो पे किया, क्या कंज्यूमर को उसका क्रेडिट मिलेगा, नो, कंज्यूमर इज नॉट रजिस्टर्ड। जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कंज्यूमर को क्यों नहीं मिलेगा। नाउ हम इस चीज को अगर हम वापस से एनालाइज करें, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पेमेंट कितना किया, 18,000, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट कितना था, 18,000, आप स्क्रीन पे भी एग्जांपल देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट कितना था, 18,000, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर से कितना लिया, 19,800, जो उसने एक्स्ट्रा लिया 1,800 रुपए वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट रिटेलर के लिए इनपुट कितना था, 19,800, 19,800, उसने कंज्यूमर से कितना लिया, 21,600, डिफरेंस कितना था, 1,800, उसको वो वापस कर देगा, सॉरी गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। तो 19,800 को उसको क्रेडिट मिल गया, 1,800 उसने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, हर स्टेज में प्रॉफिट कितना ऐड हो रहा था, 10,000 रुपए, अज्यूमिंग की कुछ और एडिशन नहीं हुआ, तो 10,000 रुपए हर जगह आ रहे थे, ऐड हो रहे थे, उसके ऊपर में 18% आप एक बार कैलकुलेट करो, व्हाट्स द फिगर, 1,800। तो सिर्फ जो, और उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने एक्सेस पेमेंट कितना, एक्स्ट्रा पेमेंट कितना किया गवर्नमेंट को, 1,800 रुपए, रिटेलर ने कितना किया, 21,600 माइनस 19,800, 1,800 रुपए। सो हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड होती है ना, उसके ऊपर में ही सिर्फ जीएसटी चार्ज होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ आईटीसी। आईटीसी के वजह से जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। सो ये तो हमने आईटीसी का मैकेनिज्म समझा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक छोटा सा 5 सेकंड्स का ब्रेक, 5 सेकंड में आप इस चीज को एक बार रिवीजन करो, देन हम लोग वापस से हम लोग अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करें।
गाइस आते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ एक बार वापस से एंड कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन। जैसा कि आप सबने आईटीसी का मैकेनिज्म समझा, अब हम समझते हैं क्या हर किसी को वो आईटीसी का बेनिफिट जो हम लोगों ने देखा कि 21,600 माइनस 19,800 सिर्फ 1,800 रुपए पे करना, या फिर है ना जिसे 19,800 माइनस 18,000 सिर्फ 1,800 रुपए गवर्नमेंट को पे करना, क्या वो बेनिफिट हर किसी को मिलेगा? मैंने जो अर्लियर स्टेज में टैक्स पेमेंट किया उसका बेनिफिट हर किसी को मिल जाएगा? देखते हैं इसके क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस में मेरे को मिलेगा। ऑफ कोर्स द आंसर इज नो, हर किसी को नहीं मिल सकता। जो कंडीशंस एंड क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट करेगा उसी को मिलेगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्पेसिफाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। व्हाट आर दोस? सबसे पहला, अ पर्सन क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। व्हाट डज दैट मीन? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने 2,000 रुपए की एक शर्ट परचेज की एंड उसपे मैंने 12% करके टैक्स पेमेंट किया, तो मैंने टैक्स पेमेंट किया 240 रुपए। क्या मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ? टू अवेल आईटीसी आई मस्ट बी अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। एम आई अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर? मैं एक नॉर्मल, से फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मैंने कुछ परचेज किया शर्ट, तो उसपे मेरे को क्रेडिट मिलेगा? नो, बिकॉज आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर डज नॉट इंक्लूड पर्सन रजिस्टर्ड एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। इसका मतलब जो भी पर्सन सेक्शन 10 के अंदर में रजिस्टर्ड है एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, ही इज नॉट अलाउड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इट इज नॉट, मतलब ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप रजिस्टर्ड मतलब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो तो आपको मिल जाएगा। रजिस्टर्ड मतलब अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। व्हाट इज कॉम्पोजिशन टैक्स पे? जब सेक्शन 10 पढ़ोगे या अगर आपने पढ़ रखा है तो आप वो चीज में वहां पे ये कॉम्पोजिशन टैक्स पे के बारे में समझ जाओगे। नाउ सेकंड कंडीशन, से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड मैंने कुछ शर्ट परचेज की, मैंने अपने लिए घर के लिए शर्ट वगैरह परचेज की, तो मैंने वो शर्ट्स वगैरह पे मैं जो टैक्स पेमेंट किया, क्या मैं उसका इनपुट ले सकता हूँ? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ? उस इनपुट टैक्स का मैं क्रेडिट ले सकता हूँ? The logical answer is no, I should not, because क्या मैंने उसको बिजनेस में यूज किया? No. एक्ट में भी सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में भी यही लिखा हुआ है कि the goods or capital goods or input services on which I am claiming the input tax credit must be used by me in the course or furtherance of business. अगर मैं उसको बिजनेस में यूज करता हूँ या बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए यूज करता हूँ, so I can take the credit. Now in the course or furtherance of business. Now for example मेरा शर्ट का ट्रेडिंग कंपनी है, मैं शर्ट खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो वो जो मैंने शर्ट्स खरीदे उसके ऊपर मैं इनपुट टैक्स ले सकता हूँ। या फिर सपोज मेरा कुछ बिजनेस है, शर्ट का बिजनेस नहीं है, बट मैंने अपनी एम्प्लॉइज को देने के लिए एम्प्लॉइज का मैंने यूनिफॉर्म परचेज किया एंड मैंने सबको शर्ट्स वगैरह दी, तो उस पे मैं इनपुट टैक्स ले सकता हूँ बिकॉज वो मेरा फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के लिए ही मैं बिजनेस का खर्चा है, तो उसमें मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। नाउ आप लोग पूछोगे कि सर मैंने सारे दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर लिए, क्या मैं अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी भी ले सकता हूँ? यूनिवर्सली, परपेचुअली, एवरी टाइम आई कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो। इसका भी आंसर है कि कुछ और कंडीशंस है, कुछ और क्राइटेरिया, उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ वो क्राइटेरिया क्या है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 में भी कुछ कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं, रूल 37 आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जाके आप अगर आपका सारे पैरामीटर्स को आप लाइक मीट कर जाते हो, तब जाके आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हो। बात करते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की। इसमें जो कंडीशन बोलता है, इसमें सबसे पहले एक कंडीशन बोला कि अगर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हो, यू मस्ट हैव अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गुड्स खरीदा एंड मैं गवर्नमेंट को जाके बोलता हूँ कि सर मैंने ये गुड्स खरीदा, आपने बिजनेस में यूज किया, मैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट मेरे को बोलेगा कि गोपाल जी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने टैक्स पेमेंट भी किया है, आपने अर्लियर स्टेज पे, से फॉर एग्जांपल मैंने किसी अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से खरीदा, तो क्या मैं उसको टैक्स पेमेंट करता हूँ? नहीं, तो उसको तो मैंने टैक्स पेमेंट किया नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने रजिस्टर्ड से खरीदा है, तो गवर्नमेंट मेरे को बोलेगा कि गोपाल जी आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसके बेसिस में मैं ये मान सकूं कि आपने टैक्स पेमेंट किया है। आप एक लीगल डॉक्यूमेंट दिखाओ। वो डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट आपको रूल्स में स्पेसिफाइड है
इसमें से आपका क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, रिवाइज्ड इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री या और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बेसिस में आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। तो उस इनवॉइस के उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर में भी मिनिमम ये सारी चीजें मेंशन होगी तभी मैं ले सकता हूँ। क्या चीजें? वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेस, जीएसटीआईएन ऑफ रेसिपिएंट, जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर। उसके अलावा अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका उसमें मेंशन होना चाहिए, और क्या गुड्स और सर्विस आपने परचेज किया जिसपे आपने टैक्स पेमेंट किया वो भी मेंशन होना चाहिए, तभी जाके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। मैंने बोला ओके सर, मेरा ये सारा कंडीशंस मैंने फुलफिल कर दिया, ये कंडीशन मैंने फुलफिल कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, क्या अब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ? गवर्नमेंट मेरे को बोलेगा गोपाल जी ये तो आपने एक कंडीशन फुलफिल की, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन है, आपको वो भी देखने पड़ेगा। मैं बोला सच्ची? उन्होंने बोला हाँ सच्ची। मैंने बोला ओके, और क्या क्या कंडीशंस है? उन्होंने बोला सेकंड कंडीशन, आप जिस गुड्स या सर्विस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो वो गुड्स आपके पास आ जाने चाहिए। मैंने बोला कि सर मतलब मैंने तो आपको इनवॉइस दिखा रहा हूँ, मैंने टैक्स पेमेंट किया इसके बेसिस में, आप मेरे को क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे? बोले नहीं, जब तक आप गुड्स आपके पास आए नहीं, आपने गुड्स रिसीव नहीं किए, यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट। मैंने बोला सच्ची? उन्होंने बोला सच्ची। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने गुड्स वगैरह भी, अब फॉर एग्जांपल मैंने मेरा ट्रेडिंग का कंपनी है शर्ट का, मेरे पास गुड्स भी आ गए और मतलब मैं शर्ट्स वगैरह खरीद के बेचता हूँ, तो मैंने शर्ट्स खरीद लिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अब इसका क्रेडिट ले लूं। उन्होंने बोला ठीक है। मैं बोला ठीक है चलो क्रेडिट ले लेते हैं, और कंडीशंस वगैरह भी है। बट अब एक केस होता है, नाउ मैंने मान लो कि मैंने बहुत सारे शर्ट्स ह्यूज क्वांटिटी जो एक लॉट में नहीं आ सकते, मेरे सप्लायर ने बोला कि गोपाल जी मैं इसको 3 अलग अलग ट्रक्स में ना आपको कंसाइनमेंट में भेज दूंगा, अलग अलग लॉट्स में। मैंने बोला ठीक है। फर्स्ट लॉट जैसे ही आया मैं एकदम गवर्नमेंट के पास गया, सर मेरे पास टैक्स का बिल भी है, मेरे पास में इसका ये गुड्स भी आ चुके हैं, क्या मैं आप क्रेडिट ले लूं? तो गवर्नमेंट बोला सर जी आप अगर लॉट्स में गुड खरीद रहे हो तो आप क्रेडिट तभी ले सकते हो जब आपका सारा का सारा लॉट यानी लास्ट लॉट आ गया, उसी टाइम पे आप गुड्स का उसके ऊपर में क्रेडिट ले सकते हो। मैंने बोला सच्ची? उन्होंने बोला जी सच्ची। ओके ठीक है, ये भी कर लेते हैं, वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई। मैंने फिर क्या किया, उसके बाद है ये मैंने बोला कि सर जी अब मैं क्रेडिट ले लूं? सर ने बोला टैक्स पेमेंट हो गया गवर्नमेंट को। मैंने बोला मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, सप्लायर ने आपको कर दिया होगा। उन्होंने बोला नहीं, अगर सप्लायर मेरे को टैक्स पेमेंट नहीं करता है, सप्लायर अपने रिटर्न में मेरे को टैक्स पेमेंट नहीं करता, यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट। मैंने पता है वापस क्या बोला? मैंने बोला सच्ची? उन्होंने बोला सच्ची। मैंने बोला ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब मैंने अपने सप्लायर से पूछा, सप्लायर ने बोला मैंने पेमेंट कर दिया। मैं बोला मैं फिर गवर्नमेंट के पास गया, सर जी मैं क्रेडिट ले सकता हूँ? उन्होंने बोला गोपाल जी आप क्रेडिट ले तो सकते हो, लेकिन क्या आपने अपना रिटर्न फाइल किया? मैं बोला नहीं सर, रिटर्न तो फाइल में थोड़े दिन बाद कर दूंगा, अभी आप मेरे को क्रेडिट दे दो। उन्होंने बोला नहीं, यू हैव टू फाइल योर रिटर्न अंडर सेक्शन 39। मैंने बोला ओके, तो मैंने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने मार्च 2019 में गुड्स खरीदा, उसका इनपुट का क्रेडिट मैं मार्च में लेना चाह रहा हूँ, मैंने क्रेडिट ले लिया। अब क्या हुआ, मैं मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अराउंड 200 दिन बीत गए, 200 डेज बीत गए जब मैंने गुड्स खरीदा था। इनवॉइस में डेट लिखा था, वहां से 200 दिन बीत गए, 200 डेज। मेरे पास गवर्नमेंट आया, बोला गोपाल जी आपने क्रेडिट लेके रखा था मार्च में कुछ गुड खरीदा। मैंने बोला हाँ। बोला उसको रिवर्स कर दो। मैंने बोला क्यों? बोला आपने 200 डेज हो गए कि आपने सप्लायर को पेमेंट किया है? मैंने बोला नहीं, वो मेरा हम लोगों का क्रेडिट में चलते रहता है, मैं उसको 6-6 महीना बाद पेमेंट करता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं बोला मतलब? बोले if the payment has not been made to the supplier along with the value of tax within 180 days from the date of invoice, then the person claiming the credit shall reverse the credit if already taken. अगर नहीं लेके रखा तो आप ले नहीं सकते, अगर ले लिया you have to reverse। मैंने फिर बोला सच्ची? उन्होंने बोला सच्ची। मैंने बोला ठीक है चलो रिवर्स कर दिया। अब मैं जुलाई में मैंने रिवर्स कर दिया, मैंने अपने पार्टी को फिर जुलाई एंड में जाके पेमेंट कर दिया। अब मैं अगस्त के रिटर्न में उसको वापस क्लेम करने गया, मैं गवर्नमेंट के बोला सर मैं इसको ले सकता हूँ? मैंने बोला जाओ, इस बार आपको छूट दी, आपने जब पेमेंट कर दिया है तो नाउ यू कैन क्लेम इट अगेन। मैंने बोला थैंक यू, मैंने क्रेडिट क्लेम कर लिया। नाउ मैं क्रेडिट क्लेम कर दिया। अब इसके बाद कुछ और कंडीशंस है जो मेरे को देखने, ये तो कुछ बेसिक कंडीशंस हो गई। अब इसके बाद मैं वापस से
क्या हुआ ना कि मैं, ये तो हो गया मेरा गुड्स का एग्जांपल। नाउ फॉर सपोज मैंने अपने शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, नाउ पहले मैं ट्रेडिंग कंपनी में था, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स। मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदता हूँ, बनाता हूँ और सेल आउट करता हूँ। मैंने उसके लिए गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बड़ी सी मशीनरी, बाकी सारे कंडीशंस मैंने मीट कर, मैंने बड़ी सी मशीनरी खरीदी, अपने एसेट्स में दिखाया। मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, उसके ऊपर 18% टैक्स पेमेंट किया, 18,000 रुपए। अब मैं उस 1,18,000 को पूरे फिक्स्ड एसेट में दिखा दिया अकाउंट्स में, जैसे हम लोग दिखाते हैं। फिक्स्ड एसेट में मैंने 1,18,000। अब जब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने गया तो उसमें मैंने 1,18,000 के ऊपर में डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैंने पे तो इतना ही किया, मैं पूरा का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। अब मैं जीएसटी रिटर्न में उसके ऊपर आईटीसी क्लेम करने गया। गवर्नमेंट ने बोला सर जी दोनों चीज आपको नहीं मिलेगा, या तो आप टैक्स पोर्शन जो 18,000 है उसका आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो आईटीसी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, या फिर आप उसका आईटीसी क्लेम करो अंडर जीएसटी एक्ट। मैंने बोला सर लेकिन मैंने तो डेप्रिसिएशन तो मेरे को क्लेम करने दो। तो बोले तो आप आईटीसी क्लेम मत करो। मैं बोला नहीं, आईटीसी तो मेरे को क्लेम करना है, तो बोले आप डेप्रिसिएशन क्लेम मत करो। सो द पॉइंट इज कि मैं दोनों एक साथ क्लेम नहीं कर सकता। नाउ लास्ट पॉइंट जो कंडीशंस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं 2018-19 मैंने मार्च में कुछ गुड्स खरीदा। 2019 के मार्च में मैंने कुछ गुड्स खरीदा। उस गुड्स का मैं क्रेडिट मार्च में लेना भूल गया। मैं उसको कब तक ले सकता हूँ? कभी भी जिंदगी में, कभी भी। मैं अभी नहीं लिया, मैं उसको लेके बैठा रहा एंड मैं क्रेडिट नहीं लिया। मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मैं 30-40 साल 35 साल का हो गया। उसके बाद मैंने मेरे बच्चे लोग भी जब मेरे बिजनेस में आ गए तो वो लोग भी ना और बड़े हो गए। फिर मैं एकदम 70-80 साल का हो गया तो मैंने अपने बच्चे लोगों को बोला कि बेटा वो 2019 में मैंने कुछ क्रेडिट मिस कर रखा था, वो क्रेडिट अभी रिटर्न में क्लेम कर, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? जीएसटी में तो क्रेडिट जो है सबको मिलना चाहिए। आप लोग जीएसटी के फर्स्ट क्लास जब पढ़ोगे तो फर्स्ट क्लास में आपको सबने बताया होगा जीएसटी का बेनिफिट क्या है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। हर किसी को क्रेडिट मिलता है, सीमलेस फ्लो। क्या हर वक्त मेरे को कभी भी क्रेडिट मिल सकता है? द आंसर इज नो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है स्पेसिफाई करता है टाइम लिमिट कि मैं अगर किसी एक साल का क्रेडिट में नहीं ले पाया, किसी एक साल में किसी भी इनवॉइस का, तो उसका मैं कब तक क्लेम कर सकता हूँ? आप स्क्रीन पे देखो, फॉर एग्जांपल मैंने 18-19 का अगर मैं नहीं लिया तो उसका मैं लेटेस्ट मतलब मैक्सिमम मैं कब तक ले सकता हूँ? अगले साल यानी 2019-20 के सितंबर रिटर्न का जो ड्यू डेट है, सितंबर के रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 20th of October। उसके या फिर 2018-19 यानी सेम ईयर का जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट है। नाउ सपोज मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया 25 अक्टूबर, दोनों में से जो अर्लियर है तो 20 अक्टूबर और 25 अक्टूबर व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी कि मैं 20 अक्टूबर को ले सकता हूं। नाउ सेकंड सिनेरियो, मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया 15 अगस्त। मैं इंडिपेंडेंस डे पे घर पे एकदम मस्त बैठा था, मैंने बोला चलो आज ही मैं एनुअल रिटर्न फाइल करता हूं, एकदम फ्री बैठा हूं। तो मैंने इनपुट टैक्स का उसमें मतलब एनुअल रिटर्न मैंने फाइल किया 15 अगस्त को। अब मैं 2018-19 का जो मैं इनपुट टैक्स मिस कर दिया था वो मैं कब तक ले सकता हूँ? एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट या फिर सितंबर के रिटर्न का ड्यू डेट यानी कि 20 अक्टूबर या 15 अगस्त व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अर्लियर इज 15 अक्टूबर, तो मैं 15 अगस्त को मैं ले सकता हूँ। सो अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अपने बच्चे लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्रेडिट ले लो, दैट इज नॉट अलाउड। सो ये तो कुछ बेसिक चीजें। हाँ, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। नाउ सपोज मैंने आपको 180 डेज के अंदर में मेरे को पेमेंट करना है सप्लायर को, अदरवाइज मेरे को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। सो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने क्रेडिट रिवर्स किया, अब से मैंने मार्च का क्रेडिट रिवर्स किया सितंबर में जाके। सितंबर तक मैंने पेमेंट नहीं किया था, सितंबर तो नहीं आपको, और जुलाई में मैंने जुलाई तक मैंने पेमेंट नहीं किया था, तो जुलाई में मैंने उसको रिवर्स कर दिया। मेरे को 180 डेज में अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो रिवर्स करना पड़ेगा, मैंने रिवर्स कर दिया। अब जब मैं उसको रिक्लेम करूंगा उसका टाइम लिमिट 16(4) में नहीं आएगा, उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। मैं जब पेमेंट कर रहा हूं उस टाइम पे मैं उसको रिक्लेम कर सकता हूं। से फॉर एग्जांपल मेरे को 20 अक्टूबर तक के पहले मार्च वाले का लेना है, तो मैंने दिसंबर में जाके पेमेंट किया सप्लायर को, तो मैं दिसंबर में उसको रिक्लेम कर सकता हूं। सो गाइस, ये एक छोटी सी डिस्कशन है एलिजिबिलिटी और कंडीशंस को लेके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
बाकी के और डिस्कशन और रेस्ट्रिक्शंस वगैरह देखने के लिए, अपोर्शनमेंट, ब्लॉक क्रेडिट और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजों को समझने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड एंड अ वेरी 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 हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू गाइस.